Have a good day, class 9 students. Now your chapter number 2, Russian revolutions. Point number 4.3, Stalinism and collectivism. The period of the early planned economy was linked to the disaster of the collectivizations of agriculture. By 1927-1928, the towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supply. तो इससे पहले हम लोग 5 years प्लानिंग लेनिन के जो बनाया था लेनिन ने, तो इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो ये 5 year प्लानिंग में क्या था कि 5 साल तक कोई भी ज़मीन का रेट नहीं बढ़ा पाएगा, या जो भी प्रोडक्टिविटी हो रहा है उस प्रोडक्टेड गुड्स का रेट नहीं बढ़ेगा, सेम रेट में बाज़ार में बिकेगा और सेम रेट में किसान को भी मिलेगा। इसको चलते हुए जो सरकार चल रहा था, लेकिन 1927-28 में सोवियत रशिया के टाउनशिप एरिया में, जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होता है, उस एरिया में ग्रेन सप्लाई का मतलब जो ग्रेन मतलब यहाँ पर फूड्स क्रॉप्स, ये सप्लाई होने का थोड़ा दिक्कत पैदा हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स आया सामने। द गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइस एट व्हिच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड बट द पीजेंट रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट दिस प्राइस। क्यों ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? क्योंकि गवर्नमेंट जो रेट फिक्स किया था उस रेट में पीजेंट लोग मतलब कि फार्मर लोग प्रोडक्ट सेल करना नहीं चाहता था गवर्नमेंट को। वो लोग चाहता था कि और भी ज़्यादा मुनाफा मिले और भी ज़्यादा रेट मिले। स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन इंट्रोड्यूस फार्म इमरजेंसी मेजर्स। स्टालिन कौन है ना? बल्शेविक पार्टी के में लेनिन जो थे, लेनिन के डेथ होने के बाद स्टालिन आए बल्शेविक पार्टी के रूलर बन के या हेड लीडर बन के। उन्होंने एक इमरजेंसी मेजर्स के तौर पे फार्म के ऊपर जितना भी एग्रीकल्चर एरिया है वहाँ पर एक रूल्स एंड रेगुलेशन लागू करने के लिए सोचे। ही बिलीव दैट रिच पीजेंट एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वेयर होल्डिंग स्टॉक इन द होप ऑफ हायर प्राइस। उन्होंने ये बिलीव करता था जो गांव के तरफ कंट्री साइड में मतलब गांव के तरफ जो लोग रिच पीजेंट थे, अमीर किसान थे, वो लोग क्या किया, वो लोग अपना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है उसको वो लोग होल्ड करके रख रहा है, मतलब स्टॉक कर रहा है, अभी सेल नहीं कर रहा है। उन लोगों को ये लग रहा है किसान लोगों को कि अगर हम लोग होल्ड करके रखेंगे तो ज़्यादा दाम में सरकार हो या मार्केट में हम लोग बेच पाएंगे। स्पेक्युलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लायर कन्फ्यूज्ड, सप्लाई कॉन्फिस्केटेड। तो ये लोग ये सोचे, सरकार ने सोचा कि गांव वाले या किसान लोग अपना प्रोडक्शन को होल्ड करके रख रहा है ज़्यादा दाम के लिए, और सरकार सोच रहा है ऐसा अगर चलता रहेगा तो शहर के लोगों को खाना नहीं मिलेगा, एक भूखा मारी आ जाएगा गाँव पूरे देश में। तो इसके चलते हुए सरकार क्या किया, इन 1928 मेंबर टूर द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया सुपरवाइजिंग एनफोर्स ग्रेन कलेक्शन एंड राइडिंग कुलक्स क्या है अभी आगे बता रहा हूँ। द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट। तो 1928 में पार्टी मेंबर स्टालिन ने क्या किया, पार्टी के जो मेंबर थे उन लोगों को ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया में मतलब गांव में भेजना शुरू किया। सुपरवाइज करने के लिए कहा, देखभाल करने के लिए कहा, और ये भी देखने के लिए कहा जो कुलक्स लोग थे मतलब जो लोग अमीर किसान थे उन लोगों के जो स्टॉक एरिया है या खाना जहाँ पर स्टॉक कर रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उसके ऊपर रेड करने के लिए मतलब छापा मारने के लिए कहा है। एज शॉर्टेज कंटिन्यूड द डिसीजन वॉज टेकन टू कलेक्टिविटीज फार्म। जब शॉर्टेज कंटिन्यू हुआ, बढ़ता ही जा रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तब डिसीजन लिया एक कलेक्टिव फार्म गठन करने के लिए। एक फार्म बनाया जाएगा जिससे किसानों के सामान को कलेक्ट किया जाएगा, सरकार करेगा। It was argued that
ग्रेन स्टोरेज वेयर पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग। वो लोग आर्ग्यू करने लगा, कौन लोग? किसान लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि एक साथ एक जगह पे सरकार एक स्टोर रूम बना देगा, जैसे सरकारी स्टोर रूम, आलू स्टोर, कोल्ड स्टोरेज होता है ना, यहाँ पर भी है, चारों तरफ से पूरे देश में फैला हुआ है। वैसे वो लोग भी नहीं चाहते थे कि सरकार की तरफ से कोई स्टोर रूम बने जहाँ पर सारे किसान एक जगह पे जो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको स्टोर करें। आफ्टर 1917 लैंड हैज़ बीन गिवन ओवर द पीजेंट। 1917 के बाद जो लैंड किसान लोगों को दे दिया गया था, दिस स्मॉल साइज पीजेंट फार्म्स कुड नॉट बी मॉडर्नाइज्ड। ये जो छोटे छोटे हिस्से में बांट के किसान को दे दिया गया था, ये फार्म मॉडर्नाइज नहीं कर पाए सरकार ने। टू डेवलप मॉडर्न फार्म में तब्दील करने के लिए द रन देम अलोंग इंडस्ट्रियल लाइन, और उन सबको इंडस्ट्री के साथ जोड़ने के लिए इट वॉज नेसेसरी टू एलिमेंटरी कुलाक्स टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट एंड स्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म। इसलिए इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ा सरकार को? फिर से जो ज़मीन दिया गया था किसानों को, वो ज़मीन वापस ले लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो नोबिलिटी फार्मर थे, रिच फार्मर थे, उन लोगों से, ताकि स्टेट कंट्रोल में, सरकार के कंट्रोल में एक बड़ा फार्म बनाया जाए। जैसे मान लो एक विलेज में 500 लोग रहते हैं या 500 फैमिली, तो 500 फैमिली को एक एक बिस्सा करके ज़मीन दिया गया था सरकार की तरफ से खेती बाड़ी करने के लिए। तो 500 बिस्सा हो गया। तो 500 बिस्सा जो है ये ज़मीन अगर एक साथ एक फार्म के तौर पे अलग अलग, मान लो ए राइस एग्रीकल्चर कर रहा है, बी गेहूँ कर रहा है, सी दूसरे मटर कर रहा है, डी ऐसे ऐसे नहीं, जिस टाइम जो होगा या जो एग्रीकल्चर किया जाएगा इसी 500 बिस्सा ज़मीन में सेम टू सेम एक ही साथ एक ही चीज़ प्रोडक्शन किया जाएगा, तो प्रोडक्शन ज़्यादा भी होगा और जो हंगर प्रॉब्लम हो रहा था, जो भूखा मारी हो रहा था, इसको भी कंट्रोल कर पाएंगे। व्हाट फॉलोड was Stalin's cultivation program from 1929. The party forced all peasants to cultivate in collective farms, जिसको कहा जाता था कोलबोज। तो जब स्टालिन ने ये प्रोग्राम बनाया 1929 से, पार्टी मेंबर लोग पीजेंट को, फार्मर लोगों से फोर्सफुली फार्मर लोगों को कलेक्टिव फार्म में एग्रीकल्चर करने की ज़बरदस्ती कर रहे थे। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट वेयर ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। ये जो बल्क फार्म लैंड, इकट्ठा जो ज़मीन मिला सरकार को, इन्होंने क्या किया? ट्रांसफ़र किया कि इसमें ना ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स नाम पे एक फार्म्स ओपन किया और जिसके अंडर ये सब कुछ चलने लगा। पीजेंट वर्कड ऑन द लैंड एंड द कोलबोज प्रॉफिट वाज शेयर्ड। फार्मर लोग खेतीबाड़ी करने लगा, जो भी प्रॉफिट आया वो लोग आपस में डिवाइड कर लिया। एनरेज पीजेंट रेस्ट्रिक्टेड द अथॉरिटी एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ स्टॉक। धीरे धीरे जो लोग अमीर पीपल थे, अमीर फार्मर थे, जो लोग स्टॉक कर रहे थे, वो लोग अपना स्टॉक को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब ख़त्म होने लगा उन लोगों का स्टॉक। बिटवीन 1929 एंड 1931 द नंबर ऑफ कैटल फेल बाय 1/3। 1929-1931 के अंदर नंबर ऑफ कैटल जो है, कैटल मतलब पहले खेतीबाड़ी करने के लिए जैसे मिट्टी, अभी ट्रैक्टर काम कर रहे आगे, पहले कैटल से ही होता था, तो ये कैटल 1/3 हो गया, डाउन हो गया, क्योंकि हर एक लोग गांव में क्या किया था, जिसको एक एक बीसा ज़मीन मिला सबको, तो सभी ने क्या किया, सभी ने अपना अपना गाय भैंस पाल लिया। उसी गाय भैंस के ज़रिए ज़मीन को, हल जो अभी ट्रैक्टर करता है, मिट्टी को क्या बोलते हो पता नहीं, यहाँ पर मिट्टी
को जो किया जाता है ट्रैक्टर से, तो वैसे ही अगर गाय भैंस करता था वो धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि जब इकट्ठा होगा तो उतना ज़्यादा गाय भैंस अलग अलग करके पाल के भी कोई फ़ायदा नहीं है। दोज हु रेस्ट्रिक्टेड कल्टीवेशन वेयर सेवरली पनिश्ड। अगर कोई भी अलग से खेती बाड़ी करने चाहेंगे तो उन लोगों को पनिश किया जाएगा। मैनी वेयर डिपोर्टेड एंड एक्सिल्ड। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिपोर्टेड और एक्सिल किया गया। डिपोर्टेड मतलब कि लोगों को कंट्री से ही निकाल दिया गया, देश से निकाल दिया गया, या तो फिर फोर्स किया लाइव अवे फ्रॉम वन टू वंस ओन कंट्री। उन लोगों को फोर्स कर रहा था कि अपने कंट्री के लिए काम करो या तो अपने भाग जाओ देश से, देश छोड़ के चले जाओ। एज दे रेस्ट्रिक्टेड कल्टीवेशन, peasants argue that they were not rich and they were not against socialism। peasant लोग आर्ग्यू करने लगा सरकार के खिलाफ कि वो लोग अमीर नहीं थे, मतलब अमीर होकर भी बोल रहा है कि हम लोग अमीर भी नहीं थे, हम लोग सोशलिज्म के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम लोग भी अमीर नहीं थे, हम लोग गरीबी थे। दे merely did not want to work in collective farms for a variety of reason। वो लोग कलेक्टिव फार्म में बहुत सारे कारण के लिए काम नहीं करना चाहते थे। स्टालिन्स गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन बट ट्रीटेड सच कल्टीवेटर अनसिम्पैथेटिकली। स्टालिन्स गवर्नमेंट प्रेशर में आके कुछ लोगों को इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन करने के लिए परमिशन दिया था, लेकिन उन लोगों का जो कल्टीवेटर थे, जो फार्मर लोग थे, उन लोगों को कोई सिंपैथी या सरकार की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं किया गया था। इन स्पीड ऑफ कल्टीवेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। ऐसे चलते हुए भी कल्टीवेशन जो प्रोडक्ट है वो इमीडिएटली इंक्रीज नहीं किया, तत्काल इंक्रीज नहीं हुआ। इन फैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1930 to 1933 led to one of most devastating famines in Soviet history when over 4 million died। क्यों नहीं हुआ? 1933 में क्या हुआ? एक डिवास्टिंग फेमिनिज आया सोवियत हिस्ट्री में। क्या फेमिनिज मीन्स? ड्रॉट, खड़ा, सूखापन आ गया, मतलब बारिश नहीं हो रहा था, तो इसके चलते हुए हार्वेस्ट जो प्रोडक्ट है सब खराब होने लगा। तो इस भूखमरी के चलते हुए 4 मिलियन लोग मर भी गए थे, डेड हुआ था, जो कि अभी भी सोवियत हिस्ट्री में लिखा हुआ है। मैनी विद इन द पार्टी क्रिटिसाइज्ड द कन्फ्यूजन in industrial production under the planned economy and the consequence of collectivization। बहुत सारे पार्टी मेंबर या दूसरे पार्टी जो अपोनेंट पार्टी के लोग होते हैं, वो लोग स्टालिन के सरकार के ऊपर क्रिटिसाइज़ करने लगा, कन्फ्यूजन में पड़ गए कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोडक्शन आ रहा है या जो इकोनॉमिकल 5 ईयर प्लानिंग से चल रहा है हमारा देश, ये क्या सही चल रहा है। एंड हिज sympathizers charged these critics with conspiracy against socialism। स्टालिन और उनके पार्टी के लोग फैलाना लगा, मतलब प्रचार करना शुरू किया कि ये जो क्रिटिसाइज हो रहा है सरकार के खिलाफ, ये सिर्फ सोशलिज्म के अगेंस्ट है, सरकार के अगेंस्ट में नहीं है। एक्यूजेशन were made throughout the country and by 1939 over 2 million were in prisons or labor camps। इस एक्यूजिशन को चलते हुए जब स्टालिन के गवर्नमेंट कॉमन पीपल के ऊपर बेखौफ हो गए, मतलब रोक नहीं पा रहा था उन लोगों का क्रिटिसिज्म, तब 1939 में क्या किया, नियर अबाउट 2 मिलियन लोगों को प्रिजन या जेल में डाल दिया या लेबर कैंप में जाके उन लोगों को रख दिया। मोस्ट वेर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स बट नो वन स्पोक फॉर देम। बहुत सारे इनोसेंट मतलब छोटे बच्चे, उन लोगों को भी क्राइम के अंदर डाल दिया, उन लोगों को भी जेल भिजवा दिया, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था। लार्ज नंबर वेर फोर्स टू मेक फॉल्स कॉन्फेशन अंडर
torture and were executed. Several among them were talented professional. इसमें से ज़्यादा नंबर के लोग, जो लोग टॉर्चर हो रहे थे, कन्फेशन किया कि किसके थ्रू न, जो लोग टैलेंटेड प्रोफेशनल लाइक वकील, तो वह एडवोकेट के ज़रिए वो लोग कोर्ट में जाके अपील किया, कन्फेशन किया, उसके बाद उन लोगों को छोड़ा गया. तो दैट्स इट फॉर टुडे. टैलेंट्स एंड कलेक्टिविज्म. हैव एनी प्रॉब्लम, you can call me. I will explain you over the phone. Clear?